प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपनिवेशवाद पर दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। इससे पहले के व्याख्यान में हमने किया कि किस प्रकार से पुनर्जागरण के दौरान भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई, यूरोप के लोगों को नए देशों की जानकारी मिली, चाहे वो भारत हो चाहे वो अमेरिका हो, और ये जो नई भूमि उनको दिखाई दी, यहाँ उनको बहुत सारी संभावनाएं भी नजर आई और धीरे धीरे इन यूरोपीय देशों ने, इन छोटे छोटे यूरोपीय देशों ने पूर्व और पश्चिम, जहाँ जिसको उसके अनुकूल भूमि दिखाई दी, वहाँ उन्होंने अधिकार कर दिया और शोषण करने लगे। भारत की तरफ आप जानते हैं वास्को डी गामा निकला था पुर्तगाल से, और वो इधर आया, और चूंकि यहाँ पर अरबों का व्यापार चल रहा था, इसलिए भारतीय शासक पहले से जो उनके व्यापारिक संबंध थे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी वास्को डी गामा यहाँ से जब गया तो काली मिर्च और दालचीनी ये जाते समय उसने अपने जहाज़ में सामान लाद लिया। तो ये जो सामान वहाँ लेके गया और उसका आने जाने में जो खर्चा हुआ, उन सब के बावजूद भी 60 गुना मुनाफा था। तो पुर्तगालियों ने फिर इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ा दिए और 1510 में उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि अब इस तरफ व्यापार करना है पूर्व की तरफ, तो उनको एक जहाजी अड्डे की आवश्यकता थी, जहां उनके समुद्री जहाज जहां रुक सकें, वहां से रसद प्राप्त कर सकें, अपने जहाज़ों की मरम्मत कर सकें, नाविकों की भर्ती कर सकें। इस उद्देश्य से उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान को जब हमने समाप्त किया था तब मैंने एक बात कही थी कि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, लेकिन गोवा 1961 तक उनके अधिकार में रहा। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि ये देश 1947 में आज़ाद हो गया। अंग्रेज यहाँ से 1947 में चले गए अपना पैकअप करके, लेकिन पुर्तगाल गोवा में बना रहा, उसने गोवा को नहीं छोड़ा। फिर 1961 में हमारे देश के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिसंबर के महीने में यह निर्णय लिया कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा गोवा को खाली करवाया जाएगा, और सैनिक कार्रवाई हुई विद्यार्थियों, और तब आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को आज़ादी मिली 1961 में। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो अपने यहाँ आए पुर्तगाली, इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 में, और वे लाल सागर के मध्य लूटमार करने वाले तथा जेद्दाह और स्वेज नहर की तरफ जाने वाले जहाज़ों को अब वो रोकने में कामयाब हुए। उन्होंने, क्योंकि जो सोकोत्रा है वहाँ पर अपना प्रभाव जमा लिया था, बाद में उन्होंने किसी कारणवश सोकोत्रा को खाली कर दिया और फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित
जो हार्मुस का बंदरगाह है उसको अधिकृत कर लिया, वहां अपना अधिकार कर लिया। हार्मुस उन दिनों पूर्वी माल के विक्रय की सबसे बड़ी मंडी थी। सोकोत्रा और हार्मुस की विजय से पुर्तगाली अरबों के व्यापारिक मार्ग के दो पश्चिमी सीमांतों को अपने नियंत्रण में लेने में कामयाब हो गए। अब हम बात करते हैं कि पूर्व की ओर कैसे इन्होंने अपना विस्तार किया। भारत के पश्चिमी समुद्र तटवर्ती व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, यानी कि जो अरब महासागर में जो हमारा व्यापार था, उसके बाद इन्होंने हिंद महासागर की तरफ ध्यान दिया और फिर लंका की तरफ इनका विशेष ध्यान गया। थोड़े ही समय में वे श्रीलंका के समुद्री, जो उनका समुद्र है, वहां तक इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। इसके बाद उन्होंने सुदूर पूर्व बढ़ने का निश्चय किया, परंतु इसके लिए उन्हें कोई अड्डा, जहाजी अड्डा, जैसे इन्होंने गोवा में प्राप्त किया, सोकोत्रा में प्राप्त किया, हार्मुस में प्राप्त किया, ऐसे इनको एक जहाजी अड्डे की आवश्यकता थी ताकि बंगाल की खाड़ी से होकर जाने वाले व्यापार को नियंत्रित कर सके। तो पहले तो अरब सागर को किया, फिर हिंद महासागर, और अब हमारे देश का जो पूर्वी समुद्र है यानी कि बंगाल की खाड़ी, वहां पर ये अब अपना प्रभाव चाहते हैं। 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1511 में मलक्का की प्राप्ति से सुदूर पूर्व, जो पूर्व का जो बहुत दूर तक का भाग है, वो जो मार्ग हैं, वो रास्ते हैं, वो पुर्तगालियों के लिए खुल गए। 1513 में कैंटेन में, जो कि चीन है, पहला पुर्तगाली जहाज पहुंच गया, जो चीन के जो बंदरगाह है वहां पहुंच गया और चीन के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ने का प्रयास किया। परंतु इसमें लंबे समय तक किसी भी यूरोपीय देश को सफलता नहीं मिली। उसका कारण ये था विद्यार्थियों कि जो चीन के लोग हैं वो बड़े आइसोलेटेड रहते थे, वो बाहरी दुनिया से संपर्क कम करना चाहते थे। एक बहुत बड़ा देश चीन, तो अब यूरोप के देश वहाँ मक्खी की तरह भिन भिना रहे हैं कि वहाँ इनको स्थान मिल जाए, बैठने का अवसर मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक किसी भी यूरोपीय देश को सफलता नहीं मिली। इन्हीं दिनों पुर्तगालियों ने टेरनेट के सुल्तान से एक संधि कर ली और वहाँ जो लौंग के स्टोरेज के लिए एक गोदाम इन्होंने किले की भांति इसलिए कि सुरक्षा आवश्यक रहती थी, एक गोदाम का निर्माण कर लिया। इस समय तक जो समुद्री व्यापार है उस पर अरबों का एक अधिकार था। अरब के रहने वाले जो पुर्तगालियों ने अरबों को पराजित करके सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया और भारत तथा यूरोप के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने उल्लेख किया था ना विद्यार्थियों, जिक्र किया था सोकोत्रा, हार्मुस, इधर गोवा में उन्होंने अधिकार कर ही लिया था। और इस तरफ अब आप देख रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में भी बढ़ गए हैं और इधर टेरनेट के सुल्तान से संधि कर ली है, तो वहाँ अब इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अरबों पर विजय से पुर्तगालियों को डबल प्रॉफिट हुआ। पहला तो यह कि व्यापार के क्षेत्र में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी अरब व्यापारियों की कमर टूट गई और पुर्तगाली अब अरब सागर में
बेखटके के साथ व्यापार कर सकते थे, बिना कोई रोक टोक के साथ। और दूसरा प्रॉफिट यह है कि कालीकट और कोचीन के भारतीय राजा आतंकित हो गए, इनसे भयभीत हो गए, और उन्होंने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में ही अपना कल्याण समझा। परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों का हौसला भी बढ़ा और धीरे धीरे उन्होंने काठियावाड़ के किनारे ड्यू से लेकर बंगाल में हुगली तक के समुद्री किनारे पर कई स्थानों पर अपने गोदाम, कारखाने, ऑफिस इन्होंने बना लिए। यानी ये भारत का जो पूरा जो समुद्री तट है, यूं कहें, उसको एक प्रकार से इन्होंने कवर कर लिया। 16वीं सदी के अंत तक गोवा, दमन, दीव, सालसेट, बसीन, बंबई आदि स्थानों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। सामने आप स्लाइड पे देख रहे हैं। कुछ पुर्तगाली स्थायी रूप से अलग अलग स्थानों में रहने लगे, परंतु अभी तक पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव क्षेत्र समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रखा था। उन्होंने भारत का जो जमीनी एरिया था अंदर की, यानी उसमें घुसने का प्रयास नहीं किया। पुर्तगाल के राजा ने भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों, पुर्तगाली नागरिकों एवं व्यापार वाणिज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। फिर जो वो स्थायी रूप से भारत रहने लगा, और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाने का दायित्व जो गवर्नर यहाँ रह रहा था उसको दिया गया कि भारत की जो स्टेट्स हैं उनके साथ में रिलेशन बनाए जाए। पुर्तगाली गवर्नर्स में जो सबसे जो ज़्यादा जो प्रसिद्ध होने वाला नाम है वो अल्बुकर्क का है। समय 1505 से 1519 वो सबसे ज़्यादा उसको ख्याति प्राप्त हुई। उसने भारत में पुर्तगाली प्रभाव को स्थायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। जब वह गवर्नर बनकर आया था, उस समय पुर्तगालियों के पास पश्चिमी किनारे पर कोचीन और कनानौर नामक 2 ही आधार स्तंभ थे। परंतु इन्हीं दिनों पुर्तगालियों और कालीकट के राजा, ये दोनों शक्तियों के बीच में संबंध तनावपूर्ण हो गए। अतः अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के लिए अधिक सुरक्षित स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया, निश्चय किया, और उसने बीजापुर 1510 में बीजापुर पर आक्रमण कर बीजापुर पर अधिकार कर लिया, और तब से गोवा पुर्तगालियों की शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। अल्बुकर्क की दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी सुदूर पूर्व क्षेत्र में स्थित मलक्का द्वीप पर अधिकार करना। इससे चीन के साथ व्यापार करने में पुर्तगालियों को काफी मदद मिली। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में दमन बंदरगाह पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं यूरोप के एक अन्य छोटे से देश स्पेन की। स्पेन ने भी अपने उपनिवेश स्थापित किए और वो भी इस दौड़ में सम्मिलित हो गया। प्रारंभिक उपनिवेशीकरण में पुर्तगाल के पड़ोसी देश स्पेन के लोगों ने भी काफी रुचि ली, और अनजाने में ही वे एक बहुत महत्वपूर्ण खोज के भागीदार बन गए। स्पेनियों को भौगोलिक जो खोज है उसमें यश दिलाने का कार्य, उसमें ख्याति दिलाने का कार्य वो था क्रिस्टोफर कोलंबस का। उसकी जो यात्रा है 1492 का जो समुद्री अभियान विश्व की एक महानतम घटना बन गया।
परंतु उस समय की परिस्थितियों में इसका केवल उसका बहुत सीमित महत्व था। और जो अमेरिका पहुंच गया था, आप जानते हैं विद्यार्थियों, हमने पुनर्जागरण के चैप्टर में किया था। और ये जो अमेरिका था, अब वो अमेरिका पहुंच गया और एकदम अज्ञात स्थान पर, तो यूरोप के उपयोग के लिए इस भूमि के द्वार खुल गए। कोलंबस ने अपने प्रथम अभियान के दौरान वहां पर बहामा द्वीप समूह, सान सैल्वाडोर, क्यूबा के उत्तर पूर्वी तट, हेटी आदि स्थानों की खोज की। 1493 में कोलंबस दूसरी बार अमेरिका भेजा गया। इस अभियान के दौरान उसने वेस्ट इंडीज के असंख्य द्वीपों की खोज की। वेस्ट इंडीज का मतलब ये नहीं है विद्यार्थियों कि इंडिया से इसका कोई रिलेशन है। वेस्ट इंडीज जो पश्चिमी दिशा में, जो देखिए, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर, इंडीज शब्द का जो पहले जो अर्थ होता था केवल, वो असभ्य और जो एकदम में जो यूँ जंगलों में कोई रहने वाले आदिवासी टाइप लोग, जिनको जीवन जीने के कोई सूत्र नहीं पता, जो जानवरों के समान जिनका जीवन है, उनको इन्होंने, यूरोप के लोगों ने इंडीज, इंडिया, ये उन ऐसी जातियों के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो वेस्ट इंडीज की खोज 1493 में हुई। और अपने तीसरे अभियान के दौरान उसने त्रिनाड और ओरिनको के मुहाने की खोज की। अपनी चौथी यात्रा में उसने कोस्टारिका और होंडुरास के तटवर्ती मुख्य भूमि की खोज की। परंतु कोलंबस के अभियान स्पेन को धन प्राप्त नहीं करवा सके और न ही गर्म मसाले, रेशम, विलासिता की सामग्री ला पाए। जैसे इधर से अपना जो भारत के साथ में जो पुर्तगालियों का चल रहा था, पुर्तगाली तो खूब कमा रहे थे, तो इससे जो स्पेनी सम्राट, जो शासक हैं, वो कोलंबस से नाराज हो गया और कोलंबस की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। और इसी दुख और क्षोभ में 1506 में इस महान नाविक की मृत्यु हो गई। कोलंबस की साहसिक यात्राओं से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली और वे भी नई दुनिया के अन्वेषण में लग गए, खोज में लग गए। अमेरिगो वेस्पुची नामक इटालियन ने कोलंबस के काम को आगे बढ़ाया और उसने यह सिद्ध किया कि नई दुनिया एशिया का एक भाग न होकर एक अलग दुनिया है। इस पर विद्वानों ने इस दुनिया का नाम अमेरिगो के सम्मान में अमेरिका रख दिया। इस बीच स्पेनियों ने जो नई दुनिया का जो वो लगातार जा रहे थे अमेरिका, कोलंबस के टाइम से वो कार्य जारी रखा। वे पश्चिमी द्वीप समूह में स्थायी तौर पर बसने लगे और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। 1520-21 में पोथे दा लेआन ने फ्लोरिडा की खोज की। 1570 में क्यूबा के पुर्तगाली गवर्नर ने युकाटन प्रायद्वीप की तरफ एक अपना रिसर्च ग्रुप भेजा, खोजी दस्ता भेजा। वहां पहुंचने पर इस दल को उस स्थान पर आबाद ऐसे मूल निवासियों की जानकारी मिली जो काफी सभ्य थे। मध्य अमेरिकन लोगों की सभ्यता एवं संपन्नता की सूचना ने हेरोनाडो कोर्टेज को उसके साहसिक सैनिक अभियान की प्रेरणा दी। वह 10 छोटे जहाजों में लगभग अपने 500 सैनिकों के साथ मैक्सिको के तट पर जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसे कुछ मूल कबीलों का सहयोग भी मिल गया, जो
मैक्सिको के शासकों से घृणा करते थे। मूल निवासियों के सहयोग से कॉर्टेज ने मैक्सिको नगर की तरफ चढ़ाई कर दी और वहाँ का राजा घबरा गया, अफरा तफरी मच गई और वहाँ का जो राजा था उसने काफ़ी सोना उसको उसके पास में भेजा और उससे वापस लौट जाने का अनुरोध किया। परंतु सोने की चमक ने स्पेनियों को लालची बना दिया और उन्होंने अपना जो इरादा है वो नहीं बदला और देश के भीतरी भाग में बढ़ते गए। मैक्सिको नगर में प्रवेश करने के बाद कॉर्टेज ने उस राजा का जो वहाँ का था उसका नाम था मोंटेजुमा को चालाकी से कैद कर लिया और कुछ समय तक उसके नाम से शासन चलाया। इस बीच स्पेनियों ने नगर में संचित सोने और चांदी तथा रत्न भंडार को अपने अधिकार में ले लिया और उस लूट का एक भाग स्पेन के राजा की सेवा में भेज दिया। मैक्सिको की जो नगर की जो रचना थी वो स्पेनियों को आश्चर्य में डाल दिया, विस्मय में डाल दिया। इतना जबरदस्त उसका आर्किटेक्ट जो था, उसका वास्तु नियोजन जो था मैक्सिको का, वो स्पेनियों को अभिभूत कर दिया। और वहाँ सोना चांदी उसका शिल्प कला, ऐसे सुंदर मंदिर, झील, वो मंत्र मुग्ध करने वाले। 1521 में स्पेनियों ने वहाँ के राजा को हटा के, जिसका नाम था मोंटेजो, हटा दिया और अपना अधिकार कर लिया और आगामी 3 सालों में इस राज्य पर अपने नियंत्रण में अच्छी तरह से स्पेनियों ने ले लिया। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।